नमस्कार, मैं अशोक चौधरी आप सभी राजस्थान के प्रतियोगित युवाओं का स्वागत करता हूं एग्रीएंस क्लासेज के इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको राजस्थान इतिहास की जानकारी दूंगा, जिसमें राजस्थान इतिहास में आज अपनी सबसे पहले यूनिट रहेगी महाराणा प्रताप। एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जो मुख्यतः कृषि प्रयोगशाला में के अंदर भी लगता है। ये महाराणा प्रताप आज अपना टॉपिक रहेगा, तो अपन चर्चा करेंगे मेवाड़ के महाराणा प्रताप की। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन महाराणा प्रताप। तो सबसे पहली चीज देखते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का समय काल क्या था? तो महाराणा प्रताप का समय काल था 1572 से लेकर 1597 तक। बोलो कब तक था? 1572 से लेकर 1597 तक महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक रहे थे। सबसे पहले अपन बात करते हैं महाराणा प्रताप के उपनाम की। महाराणा प्रताप के उपनाम की बात करें तो सबसे पहले इनका उपनाम मिलता है मेवाड़ केसरी। महाराणा प्रताप का एक नाम मिलता है मेवाड़ केसरी। दूसरे यदि अपन उपनाम की बात करें तो इनका नाम मिलता है मेवाड़ का रक्षक। मेवाड़ का रक्षक। तीसरे उपनाम की बात करें तो मिलता है हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज। वैसे देखो, मेवाड़ के सभी शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता था, लेकिन महाराणा प्रताप को पर्टिकुलरली क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। एक नाम मिलता है इनका हल्दी घाटी का शेर। बोलो क्या नाम मिलता है? हल्दी घाटी का शेर। एक नाम महाराणा प्रताप का मिलता है वीर शिरोमणि। एक नाम क्या मिलता है? वीर शिरोमणि। और महाराणा प्रताप का एक उपनाम मिलता है नीला घोड़ारा अस्वार। नीला घोड़ारा अस्वार। तो महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, मेवाड़ के शासक से 1572 में ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं और 1597 तक ये मेवाड़ के शासक रहते हैं। मेवाड़ महाराणा प्रताप के उपनाम की बात करें तो सबसे पहले इनका उपनाम मिलता है मेवाड़ केसरी। दूसरा उपनाम मिलता है मेवाड़ का रक्षक, हिंदुआ सूरज, हल्दी घाटी का शेर, वीर शिरोमणि एवं नीले घोड़े का सवार। ये सभी किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को कहा जाता है। एक आपने नाम सुना होगा कन्हैयालाल सेठिया का। कन्हैयालाल सेठिया। और इन कन्हैयालाल सेठिया जी की एक रचना है, आपने कभी पढ़ी होगी, पीतल एवं पातल। पीतल एवं पातल। इन कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है पीतल एवं पातल, जिसमें पीतल किसको कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को। पीतल किसको कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को। और पातल किसको कहा गया है? पातल कहा गया है महाराणा प्रताप को। पातल किसको कहा गया है? महाराणा प्रताप को। कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है पीतल एवं पातल, जिसमें पीतल कहा गया पृथ्वीराज राठौड़ को। ये बीकानेर के थे पृथ्वीराज राठौड़। कहाँ के थे? बीकानेर के थे ये। और पातल किसको कहा गया? महाराणा प्रताप को। तो महाराणा प्रताप का एक उपनाम और क्या मिलता है? पातल मिलता है। देखो, ये पृथ्वीराज राठौड़ है जो अकबर के दरबार में रहा करता था, लेकिन वहाँ ये प्रताप का बड़ा स्वामी भक्त था। अकबर के दरबार में रहते हुए भी ये प्रताप के वहाँ गुणगान क्या करता था? मातृभूमि का रक्षक बताया करता था अकबर के सामने। इससे अकबर बहुत क्रोधित रहता था पृथ्वीराज राठौड़ से। ऐसा बताते हैं कि जब महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे, तब होता क्या है कि एक दिन महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह भूख प्यास के मारे रो रहा था। तब महाराणा प्रताप का हृदय पिघल जाता है और ये चित्तौड़ के दुर्ग की ओर देखकर बोलते कि मेला में 56 भोग होता, मनवार बिना करता कोनी। अरे सोनेरी थालिया नीलम रे बाजोट बिना डरता कोनी। ए हाय जकार करा पगलिया फुलारी कंवली से जा पर वे आज फिरे भूखा तिसिया हिंदुआने सूरज राठाबर। और महाराणा प्रताप का हृदय पिघल जाता है। ऐसा बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार का पत्थर लिख दिया था। किसको? अकबर को। अकबर को महाराणा प्रताप ने पत्थर लिख दिया था। और जब वो पत्थर दिल्ली गया तो एक बार तो अकबर को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है, महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार कैसे कर सकता है। और उसने क्या करा? उस पत्थर का आनंद लेने के लिए अकबर ने इस पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया था, क्योंकि ये पृथ्वीराज राठौड़, मैंने बताया आपको, अकबर के दरबार में 24 घंटे महाराणा प्रताप के गुण गाया करता था। इस पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने बुलाया और कहा, ये देख,
ये चित्तौड़ राजवंश की मोहर लगी हुई अकबर की अधीनता का पत्थर देख। और इस अकबर ने इस पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा था कि मैं आज बादशाह धरती रो मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किने रजवट रे रजपूती खून रगा में है। इससे महाराणा इस पृथ्वीराज राठौड़ का हृदय कंप का उठता है और ये अकबर से कहता है कि जामबना मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए, मैं इस पत्थर की सच्चाई जानना चाहता हूं। और उस अकबर ने भी ये मूर्खता थी कि इस पृथ्वीराज राठौड़ को समय दे दिया था और पृथ्वीराज राठौड़ को लगा कि ऐसे तो महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, कोई ना कोई ब्लेंडर मिस्टेक हुई है, बड़ी भूल हुई है कोई। ये मौका देखकर पृथ्वीराज राठौड़ इन महाराणा प्रताप को एक जोशीला पत्थर लिखता है। उस पत्थर में क्या लिखता है कि मैं आज सुनी है नाहरियो छाड़िया रे सागे सोवेलो, और मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादलरी ओटिया खोवेलो, मैं आज सुनिए चातकड़ो धरती रो पानी पिए लो, और मैं आज सुनिए हाथीड़ो कुकर की जुनिया जीवे लो, और मैं आज सुनिए थारे तका अब रांड होवेला रजपूती, मैं आज सुनिए म्याना में तलवार रवेला अब सूती। ओ मारो हिवड़ो कांपे है मुचाणी मोड़ मरोड़ गई, पीतल राणा ने लिख भेजो आ बात कटा तक गिना सही। और ये पत्थर पृथ्वीराज राठौड़ का जब महाराणा प्रताप के पास जाता है तो महाराणा प्रताप का स्वाभिमान वापस जग खड़ा होता है और महाराणा प्रताप इस पृथ्वीराज राठौड़ को कह देता है कि पृथ्वीराज मूंछों के ताव लगाए रखना, महाराणा प्रताप मेवाड़ी पैर पाग कभी भी पैरों में नहीं आने देगा। इसी से प्रसन्न होकर कन्हैयालाल जी सेठिया ने कौन सी रचना की थी, पीतल एवं पाथल, जिसमें पीतल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया जो बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे, और महाराणा प्रताप को इसमें पाथल कहा गया। तो देखो महाराणा प्रताप के अपन उपनाम की बात कर रहे थे। सबसे पहले अपन ने देखा मेवाड़ केसरी, मेवाड़ का रक्षक, हिंदुआ सूरज, हल्दी घाटी का शेर, वीर शिरोमणि, नीला घोड़ारा असवार, और एक नाम मिलता है पाथल। आगे बढ़ते सबसे पहले देखो तो महाराणा प्रताप के अपन यदि जन्म की बात करें दोस्तों तो देखो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, इंपॉर्टेंट शासक है, आपको विक्रम संवत में भी ध्यान रखना है। विक्रम संवत 1597, बोलो कब हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, यदि विक्रम संवत में पूछ ले तो 1597। विक्रम संवत हमेशा ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलते हैं, ध्यान रखना है। और 9 मई 1540 को इंपॉर्टेंट शासक, इस दिन तिथि क्या थी भाई, तो ध्यान रखना इस दिन तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, बोलो कौन सी तिथि थी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। वार पूछ ले तो इस दिन वार कौन सा था, रविवार। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, तो आगे देखो इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में, बोलो कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी कहाँ पर हुआ था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक अंत्य दुर्ग है जिसको कहा जाता है कटारगढ़। अंत्य दुर्ग है उसको क्या कहा जाता है, कटारगढ़। और इसी कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ की आंख, बोलो क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित अंत्य दुर्ग कटारगढ़ में, और कटारगढ़ के अंदर एक महल स्थित है, उस महल का नाम है बादल महल, बोलो कौन सा महल, इस बादल महल में हुआ था। और इस बादल महल में स्थित है जूनी कचहरी, बोलो क्या है, जूनी कचहरी, महिलाओं के रहने का स्थान होता था ये जूनी कचहरी। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित अंत्य दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में किसके सहयोग से हुआ था भाई, तो ध्यान रखना है महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, और उनकी माता का नाम क्या था, जयवंता बाई। तो महाराणा प्रताप का जन्म महाराणा उदय सिंह एवं जयवंता बाई के आपसी सहयोग से जिस पुत्र का जन्म हुआ था उसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, बोलो किस नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित अंत्य दुर्ग के बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा उदय सिंह एवं जयवंता बाई की कोख से किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का। यदि अपन महाराणा प्रताप के बचपन के नाम की बात करें तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका, बोलो क्या नाम था, कीका। ये कीका नाम इनको किनके द्वारा दिया गया था, भीलों द्वारा, बोलो किसके द्वारा दिया गया था,
भीलों द्वारा, क्योंकि महाराणा प्रताप बचपन में बहुत प्रिय थे और भीलों के अंदर छोटे बच्चे प्रिय होते, सुंदर होते, उनको क्या कहा जाता था? कीका कहा जाता था। इसलिए महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। महाराणा प्रताप के जन्म की बात कर रहे थे, कब हुआ था? 9 मई 1540। यदि विक्रम संवत में पूछ ले तो 1597। तिथि क्या थी? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। वार कौन सा था? रविवार। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़, जिसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। और कटारगढ़ के भी कौन से मेल में? बादल मेल। और बादल मेल की जूनी कचेरी में। जूनी कचेरी महिलाओं के रहने का स्थान होता था। महाराणा, उसके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह एवं माता का नाम जयवंताबाई था। और कब हुआ था? 9 मई 1540 को। अब देखो आगे चलते हैं। तो इसके बाद में महाराणा प्रताप जी बड़े हुए और 1557 ईस्वी में, बोलो कब? 1557 ईस्वी में महाराणा प्रताप जी जब बड़े हुए तो महाराणा प्रताप जी का क्या हो गया था? विवाह हो गया था। महाराणा प्रताप वेड्स अजबदेव पंवार। महाराणा प्रताप का अजबदेव पंवार के साथ क्या हो गया था? विवाह हो गया था। ये अजबदेव पंवार डॉटर ऑफ रामरस पंवार, डॉटर ऑफ रामरस पंवार। और इन दोनों के आपसी सहयोग से जिसका जन्म हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? अमर सिंह। बोलो किस नाम से जाना जाता है? अमर सिंह। और अमर सिंह का जन्म हुआ था 16 मार्च 1559 को। बोलो कब हुआ था? 16 मार्च 1559 को। तो महाराणा प्रताप का देखो, अपन बात कर रहे थे महाराणा प्रताप शासक कब बने थे? 1572 में। अभी मैं आपको 1572 के पहले की घटना बता रहा हूँ महाराणा प्रताप के बारे में। 1557 में महाराणा प्रताप का विवाह हो गया था किसके साथ? अजबदेव पंवार के साथ, जो किसकी पुत्री थी? रामरस पंवार की पुत्री थी। इसके जो पुत्र हुआ था उसका नाम क्या था? अमर सिंह। इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1559 को। महाराणा प्रताप के देखो 2 अन्य रानियां भी थी। यदि अपन बात करें अन्य रानियां, महाराणा प्रताप की अन्य रानियां, तो एक का नाम था छियरबाई। बोलो क्या नाम था? छियरबाई। और दूसरी का नाम था फूल कंवर। ये भी ध्यान रखने, छियरबाई कहाँ के थे? जैसलमेर के। बोलो कहाँ के थे? जैसलमेर के। और ये फूल कंवर कहाँ की थी? जोधपुर की। तो महाराणा प्रताप का विवाह किसके साथ हुआ था? अजबदेव पंवार के साथ। यदि इसकी अन्य रानियां पूछ ले तो एक का नाम था छियरबाई और एक का नाम था फूल कंवर। छियरबाई जैसलमेर की थी और फूल कंवर कहाँ की थी? जोधपुर की थी। आ गई बात समझ में? और इनके पुत्र हुआ था, महाराणा प्रताप के पुत्र हुआ था, उसका नाम क्या था? अमर सिंह। और अमर सिंह का जन्म हुआ था 16 मार्च 1559 को। इसके बाद देखो आगे चलते, अब करवाएंगे अपन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। 1559 ईस्वी, तारीख क्या थी? 28 फरवरी। बोलो क्या तारीख थी? 28 फरवरी। तिथि क्या थी? फाल्गुन पूर्णिमा। और फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है? फाल्गुन पूर्णिमा को त्योहार आता है होली। तो 28 फरवरी 1559 को फाल्गुन पूर्णिमा होली के दिन महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि महाराणा उदय सिंह मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी किसको बना के जाते हैं? इस प्रताप का जो बड़ा भाई था जिसका नाम था जगमाल, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। लेकिन जगमाल जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु होती है उसके दाह संस्कार में भाग लेने भी नहीं आता है जगमाल, और सीधा कहाँ चला जाता है? कुंभलगढ़ चला जाता है और राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू कर देता है। इससे सिसोदिया सरदार नाराज हो जाते हैं और सलूम्बर के चुड़ावत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो किसको शासक बनना चाहना देख रहे थे? महाराणा प्रताप को शासक बनना हुआ देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था? 28 फरवरी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही महाराणा प्रताप का क्या कर दिया उन्होंने? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। तो देखो सबसे पहली चीज, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1559 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? देखो तो ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा। और गोगुंदा में पूछ ले तो ध्यान रखना है, महादेव बावड़ी के निकट।
महादेव बावड़ी के निकट। मेवाड़ में जब कोई नया शासक बनता था तो उसके कमर पर तलवार किसके द्वारा बांधी जाती थी? सलूम्बर के चूड़ावतों द्वारा बांधी जाती थी। तो जब महाराणा प्रताप शासक बने तो इनकी कमर पर तलवार किसने बांधी थी? ध्यान रखना, सलूम्बर का चूड़ावत था कृष्णदास चूड़ावत। कृष्णदास चूड़ावत। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोकुंदा में महादेव बावड़ी के निकट। इनके कमर पर तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास चूड़ावत ने। एक चीज ध्यान रखना, इस राज्याभिषेक में मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी आए थे। मारवाड़ के राव चंद्रसेन शामिल हुए। ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप इंपॉर्टेंट सारा पूछ लेता है। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में मारवाड़ का कौन सा शासक आया था? राव चंद्रसेन आया था। देखो नाम आ गया राव चंद्रसेन का, तो बता दो इस राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप। इसको कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी मतलब कि प्रताप से आगे चलने वाला, और इसी को कहा जाता है प्रताप का पथ प्रदर्शक। प्रताप का पथ प्रदर्शक। प्रताप को रास्ता दिखाने वाला भी यही था, क्योंकि सबसे पहले छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? राव चंद्रसेन ने किया था। तो देखो राव चंद्रसेन का महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में किसके द्वारा कर दिया गया था? सिसोदिया सरदारों एवं सलूम्बर के चूड़ावतों द्वारा कर दिया गया था। लेकिन मैंने बताया आपको कि इसके जो पिता थे उदय सिंह, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? जगमाल को। और इस टाइम जगमाल 28 फरवरी के दिन जगमाल कहाँ पर तैयारियां कर रहा था? कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहा था। इस सिसोदिया सरदारों ने यहाँ गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया था, और यहाँ से सीधा कहाँ जाते हैं? वो कुंभलगढ़ दुर्ग जाते हैं, और जगमाल को गद्दी से हटाकर गद्दी पर किसको बैठा देते हैं? महाराणा प्रताप को। और कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का पुनः राज्याभिषेक किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान क्या रखनी है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहली बार महादेव बावड़ी के निकट गोगुंदा में हुआ था, दूसरी बार कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और इस प्रकार एक भाई को गद्दी से हटाकर दूसरे भाई को गद्दी पर बिठाना कहलाता है राजमेलों की क्रांति। तो ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए मेवाड़ में राजमेलों की क्रांति किसके समय हुई थी? तो महाराणा प्रताप के समय। सामने भाई का नाम क्या था? जगमाल था। इस प्रकार महाराणा प्रताप का पुनः राज्याभिषेक कहाँ होता है? ध्यान रखना, पुनः राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का पुनः राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ में। और इस महाराणा प्रताप का भाई जब इसको गद्दी से हटा दिया था तो यहाँ से भागकर कहाँ चला जाता है? अकबर की शरण में चला जाता है। और इस महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को अकबर जहाजपुर भीलवाड़ा की जागीर देता है। और वही जगमाल 1583 में दत्तानी का युद्ध हुआ था सिरोही के सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध। उस युद्ध में महाराणा प्रताप का भाई जगमाल मारा जाता है। देखो भाई आगे चलते अब। इसके बाद क्या होता है कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने शिष्टमंडल भेजे थे? 4 शिष्टमंडल भेजे। देखो सबसे पहले भेजा था जलाल खां को। बोलो किसको भेजा था? जलाल खां को। नंबर 2 पर भेजा था मानसिंह कच्छावा। मानसिंह कच्छावा। नंबर 3 पर मानसिंह के पिता भगवंत दास। और नंबर 4 पर किसको भेजा था? टोडरमल को। नंबर 4 पर किसको भेजा था? टोडरमल को। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। सबसे पहले जलाल खां को। देखो जलाल खां को कब भेजा था? इस जलाल खां को भेजा था नवंबर
1572 में। कब भेजा था? नवंबर 1572 में। और इन तीनों को ही कब भेजा था? भगवंत दास, टोडरमल एवं मानसिंह, इन तीनों को ही भेजा था 1573 ईस्वी में। बोलो कब भेजा था? 1573 ईस्वी में। इसको तो भेजा था जून 1573 ईस्वी में, मानसिंह को तो भेजा था जून 1573 ईस्वी में, और इसे भगवंत दास को भेजा था सितंबर 1573 ईस्वी में, और इस टोडरमल को भेजा था दिसंबर 1573 ईस्वी में। लेकिन चारों से ही महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और ऐसा बता दें, जब दूसरे शिष्टमंडल के रूप में मानसिंह कच्छावा जब आए थे मेवाड़ महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए, तो महाराणा प्रताप स्वयं इनको नहीं मिला था, इनको उदय सागर झील की पाल पर ठहराया गया था। और महाराणा प्रताप स्वयं नहीं जाकर वहां पर किसको भेज दिया था? अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया था। जब मान सिंह ने महाराणा प्रताप के नहीं आने का कारण पूछा था अमर सिंह से, तो अमर सिंह ने यह कहा था कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, उनका सर दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे भेज दिया है। मान सिंह ने इसको अपमान समझा था, और इस पर यहाँ बिना भोजन किए मान सिंह जी रवाना हो गए थे वापस। और इस जाते जाते अमर सिंह को कह दिया था कि तुम्हारे पिताजी को बोलना कि तुम्हारा सर दर्द ठीक करने में जल्दी वापस मेवाड़ आऊँगा। तभी वहाँ कोई सामंत बैठा था, उसने भी कह दिया था कि मान सिंह जी कोई बात नहीं, मेवाड़ आओ तो इस बार आओ जब अपने फूफा अकबर को भी साथ लेना है। इससे मान सिंह बहुत क्रोधित हो गया था, और ये सीधा अकबर के पास पहुंचा और कहा कि यदि महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई सैनिक अभियान भेजा जाए तो सबसे पहले कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। मान सिंह, अकबर भी यही चाहता था, राजपूत आपस में लड़ते रहे, अपने क्या लेना देना है। इस प्रकार से चारों से शिष्टमंडल से अधीनता स्वीकार नहीं की थी महाराणा प्रताप ने। अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ध्यान रखना, तो महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजना निश्चित हो गया था। तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा। तो पहली चीज ध्यान रखनी है, मानसिंह एवं अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना, महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना कौन से दुर्ग में बनाई थी? बंदी बनाने की योजना अकबर एवं मानसिंह ने प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई थी अकबर के किले में। कहाँ बनाई थी? अकबर के किले में। इस अकबर के किले को कहा जाता है मैगजीन का किला। इस अकबर के किले को क्या कहा जाता है? मैगजीन का किला। और ये अकबर का किला या मैगजीन का किला कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। तो जब चारों शिष्टमंडलों से महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो अकबर ने इसको बंदी बनाने की योजना बना ली थी। कहाँ पर बनाई थी? ध्यान रखना, महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना कहाँ पर की गई थी? अकबर का किला या मैगजीन का किला, जो कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। इसके बाद देखो, मान सिंह 3 अप्रैल, ध्यान रखना 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह जी अपनी सेना लेकर अकबर अजमेर से रवाना हुए और सीधा कहाँ पहुँचे थे? मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो मानसिंह कच्छावा 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से अपनी सेना लेकर कहाँ पहुँचते? मांडलगढ़ पहुँचते। और इन्होंने मांडलगढ़ में अपना पड़ाव डाल दिया था। उसका कारण क्या था? अकबर ने यह सोचा कि ये मुगल सेना देखकर प्रताप घबरा जाएगा और युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप अधीनता स्वीकार कर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो ये सेना फिर मांडलगढ़ से आगे बढ़ती हुई कहाँ पहुँची थी? मोलेला गाँव। बोलो कहाँ पहुँची थी? मोलेला गाँव। और ये मोलेला गांव कहाँ पर है? राजसमंद में। मोलेला गांव कहाँ पर है? राजसमंद में। तो महाराणा प्रताप, आपको ध्यान रखना, अकबर के विरुद्ध मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को अपनी सेना लेकर कहाँ से चला था? अजमेर से। पहला पड़ाव कहाँ डाला था? मांडलगढ़ में। दूसरा पड़ाव कहाँ डाला था? मोलेला गांव, राजसमंद में। उधर से जब प्रताप को पता चला था, तो महाराणा प्रताप भी अपनी सेना लेकर रवाना हो गए थे। और प्रताप यहाँ से सेना लेकर सीधे कहाँ चले थे? लोसिंग गांव। बोलो कहाँ चले थे?
लोसिंग गांव, ये लोसिंग गांव भी राजसमंद में है। तो महाराणा प्रताप भी अपनी सेना लेकर कुंभलगढ़ होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, लोसिंग गांव पहुंच जाते हैं। एक ध्यान रखना है, प्रताप ने अपना मुख्य नियंत्रण केंद्र, प्रताप का नियंत्रण केंद्र और इस प्रताप का नियंत्रण केंद्र कहां पर था, प्रताप का नियंत्रण केंद्र था केलवाड़ा। केलवाड़ा कहां पर है, राजसमंद में। तो इस महाराणा प्रताप का मुख्य नियंत्रण केंद्र केलवाड़ा को बना लिया था। यहां से सारे युद्ध का नियंत्रण करता रहेगा। और एक चीज ध्यान रखने, प्रताप का शस्त्रागार भी पूछ ले, प्रताप का यदि शस्त्रागार पूछ ले तो ध्यान रखना है मायरे की गुफा, मायरे की गुफा कोल्यारी गांव, मायरे की गुफा कोल्यारी गांव कहां पर है, राजसमंद में। देखो भाई, महाराणा प्रताप 4 शिष्टमंडलों जब अधीनता स्वीकार नहीं की तो युद्ध होना स्वाभाविक था। दूसरी चीज, मानसिंह कच्छा क्रोधित हो गया था उस अकबर की, अकबर सिंह की बादशाह से, इस कारण से युद्ध होना स्वाभाविक हो गया था। जब इन्होंने दोनों ने मिलकर इस प्रताप को बंदी बनाने की योजना कहाँ बना ली थी, अकबर के किले में या मैगजीन के किले में, जो कहाँ पर है, अजमेर में। और यहाँ पर योजना बना के 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह कच्छप अपनी सेना लेकर कहाँ चले थे, मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में अपना पड़ाव डाला था। उसके बाद में आगे चलकर कहाँ गए थे, मोलेला गांव, राजसमंद में मानसिंह ने अपनी मुगल सेना का पड़ाव डाल दिया था। इस तरफ जब प्रताप को पता चला था, तो प्रताप भी अपनी सेना लेकर कुंभलगढ़ होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, लोसिंग गांव में अपना पड़ाव डाल देते हैं। अब बात करते हैं इस युद्ध से पहले, तो महाराणा प्रताप ने अपना नियंत्रण केंद्र, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा था, केलवाड़ा, राजसमंद, ध्यान रखना है। दूसरी चीज पूछ ले कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का शस्त्रागार, जहाँ शस्त्र रखे जाते थे, वो कहाँ पर बनाया था, मायरे की गुफा, जो कौन से गाँव में है, कोल्यारी गाँव। और कोल्यारी गाँव कहाँ पर है, राजसमंद। मायरे की गुफा कोल्यारी गाँव में इन्होंने अपना शस्त्रागार बनाया था। ये अब अपन पढ़ रहे थे, अब कौन सा युद्ध होगा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखो, हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था, 2 डेटें मिलती। एक डेट मिलती है इसकी 21 जून, कब मिलती है, 21 जून 1576। और 21 जून किसके अनुसार है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को आता। जबकि इसकी दूसरी जो प्रमाणिक डेट मिलती है वो मिलती है 18 जून। वो लोग कब मिलती है, 18 जून 1576। दोनों ही डेटें प्रमाणिक है, दोनों ही प्रमाणिक बुकों में। तो अपन किसी एक डेट के बारे में नहीं कह सकते, दोनों ही ध्यान रखनी पड़ेगी। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का 21 जून 1576 को आता। जबकि 18 जून कौन बताते हैं भाई, तो 18 जून बताते हैं आदर्शी लाल श्रीवास्तव। आदर्शी लाल श्रीवास्तव। तो आदर्शी लाल श्रीवास्तव के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को आता। जबकि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को आता। अब देखो, आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, बादशाह बाग का युद्ध। बोलो क्या कहा है, बादशाह बाग का युद्ध। और इस गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को कहा है अनिर्णायक युद्ध। गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध बताया। मतलब इसके अनुसार ना तो अकबर की विजय हुई थी, ना ही महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और हल्दी घाटी के देखो युद्ध की अपन बात करें तो सबसे पहली चीज इसको कहा जाता है बनास का युद्ध।
हल्दी घाटी के युद्ध को ही क्या कहा जाता है, बनास का युद्ध, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे हुआ था। दूसरा, यदि हल्दी घाटी के युद्ध के अपन उपनाम की बात करें तो इसको कहा जाता है हाथियों का युद्ध। हाथियों का, क्योंकि इसमें हाथियों ने गजब की वीरता का प्रदर्शन किया था, इसीलिए हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है हाथियों का युद्ध। और इसी को आपको पता है हल्दी घाटी युद्ध तो कहा ही जाता है हल्दी घाटी का युद्ध, और इसी को कहा जाता है मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली। तो ध्यान रखना है, हल्दी घाटी के युद्ध को ही कहा जाता है बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपली। लेकिन ये ध्यान रखना, हल्दी घाटी युद्ध एवं मेवाड़ की थर्मोपली कहने वाला कौन है, कर्नल टॉड। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली या हल्दी घाटी युद्ध किसने कहा है, कर्नल टॉड ने कहा है। ये थर्मोपली देखो भाई, ये यूनान के अंदर है, बोलो कहाँ पर है, यूनान के एंथेस में एक शहर है, यूनान के एंथेस शहर का मैदान। ये यूनान के एंथेस शहर, उसके अंदर मैदान है, जिस मैदान का नाम क्या, थर्मोपली। वहाँ पर भी ऐसी मातृभूमि के लिए, स्वामी भक्ति के लिए युद्ध हुआ था। इसी कारण इस कर्नल टॉड ने इस हल्दी घाटी के युद्ध की तुलना किससे की है, यूनान के उस थर्मोपली के युद्ध से की है। इसलिए इसको कहा जाता है मेवाड़ की थर्मोपली। किसके द्वारा कहा गया है, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहा गया है। अब देखो भाई, यदि अपन बात करते हैं सबसे पहले इस युद्ध में, तो देखो इधर तो हो जाएगी महाराणा प्रताप, एक तरफ तो कौन हो जाएंगे, महाराणा प्रताप। दूसरी तरफ कौन थे, मान सिंह। बोलो कौन थे, मान सिंह कच्छावा। दूसरी तरफ कौन थे, मान सिंह कच्छावा। ये मुगल सेना के सेनापति थे, और ये पहला मौका था जब किसी मुगल सेना के इतनी बड़ी सेना का सेनापति किसी हिंदू को बनाया गया था। ध्यान रखना है, ये पहला अवसर था जब इतनी बड़ी मुगल सेना का सेनापति पहली बार किसी हिंदू को बनाया गया था। किसको, मान सिंह कच्छावा को। अब देखो इस युद्ध में कौन कौन आए भाई, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, तो इस युद्ध में आपको ये ध्यान रखना है कि देखो इस महाराणा प्रताप के हरावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, महाराणा प्रताप के हरावल बाग बोलते हैं सेना के आगे वाला बाग। तो हरावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई, देखो महाराणा प्रताप के इस हरावल बाग का नेतृत्व, तो देखो एक नाम तो हरावल बाग में किसका मिलता है, महाराणा प्रताप के हरावल में एक नाम तो किसका मिलता है, हाकिम खां सूरी, हाकिम खां सूरी। एक नाम मिलता है देखो भाई भीम सिंह, एक नाम मिलता है कृष्णदास चूड़ावत, तो महाराणा प्रताप की सेना के आगे वाला बाग क्या वो कहलाता है, हरावल बाग कहलाता है। तो महाराणा प्रताप यहाँ बीच में थे, इनसे आगे जो बाग था उसका नेतृत्व कर रहा था हाकिम खां सूरी, जो महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। इसके साथ था भीम सिंह और इसके साथ था कृष्णदास चूड़ावत। तो सेना के पीछे वाले बाग को क्या कहा जाता था, सेना के पीछे वाले बाग को कहा जाता था चंदावल। बोलो क्या कहा जाता था, चंदावल। तो चंदावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ध्यान रखना, एक तो राणा पुंजा। बोलो कौन कर रहा था, राणा पुंजा। उसी राणा पुंजा के साथ था गोपीनाथ, गोपीनाथ के साथ था जगन्नाथ,
और जगन्नाथ के अलावा एक और था जिसका नाम था जेसा। तो महाराणा प्रताप के जो इस युद्ध में आगे वाला भाग था जिसको हरावल प्रश्न पूछे जाते हैं, हरावल भाग में कौन था, चंदावल भाग में कौन था, तो आगे वाले में हाकिम का सूरी, भीम सिंह और कृष्णदास चुड़ाव, चंदावल भाग में राणा पूंजा, गोपीनाथ, जगन्नाथ एवं जैसा। वहीं देखो यदि अपन बात करें दक्षिण पार्श्व भाग की, कौन से भाग की, दक्षिण पार्श्व यदि भाग की यदि अपन बात करते हैं तो देखो दक्षिण पार्श्व भाग में कौन था, तो इधर था राम शाह। बोलो कौन था, राम शाह। ये राम शाह कहाँ का था, ग्वालियर का। राम शाह कहाँ का था, ग्वालियर का। प्लस इसके साथ इसके 3 पुत्र थे, इसके साथ इसके 3 पुत्र थे। देखो एक का नाम क्या था, शालिवाहन, दूसरे का नाम क्या था, भगवंत सिंह। बोलो क्या नाम था, भगवंत सिंह। और एक का नाम था प्रताप, एक का नाम क्या था, प्रताप। देखो ये कौन सा भाग कहलाएगा, दक्षिण पार्श्व। बोलो कौन सा कहलाएगा, दक्षिण पार्श्व। और जो ये ऊपर वाला भाग था इसको क्या कहा जाता था, वाम पार्श्व। बोलो क्या कहा जाएगा, वाम पार्श्व। और इस वाम पार्श्व भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, इस वाम पार्श्व का नेतृत्व करता जाला बीदा। बोलो कौन था भाई, जाला बीदा। इसी को कहा जाता है जाला मान। और इसके साथ था मान सिंह सोनगरा, मान सिंह सोनगरा। तो महाराणा प्रताप की सेना का ये व्यू रचना थी कि महाराणा प्रताप यहाँ बीच में थे, इनसे आगे थे हाकिम का सूरी, भीम सिंह एवं कृष्णदास चुड़ावत। ये इसको आगे वाले भाग को कहा जाता है हरावल। वहीं इनके पीछे वाले जो महाराणा प्रताप के जो पीछे भाग था उसमें राणा पूंजा एवं गोपीनाथ, जगन्नाथ एवं जैसा थे। यदि इसके दक्षिण की ओर की बात करें महाराणा प्रताप के, तो रामशाह था जो ग्वालियर का था और इसके 3 पुत्र इसके साथ में थे। ये नेतृत्व कर रहे थे शालिवाहन, भीम, भगवंत सिंह और प्रताप। वहीं इसके यदि अपन वाम पार्श्व की बात करें लेफ्ट साइड की, तो वहाँ था जाला बिदाया, जाला मान एवं इसके साथ था मान सिंह सोनगरा। इसके बाद यदि अपन मान सिंह की रचना की बात करें तो देखो मान सिंह के जो हरावल भाग था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मान सिंह के हरावल भाग का नेतृत्व कर रहा था सैयद खां। बोलो कौन था, सैयद खां। और इस सैयद खां के साथ में कौन था, आसफ खां। वहीं इसके देखो चंदावल बाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, इसके चंदावल बाग का नेतृत्व, चंदावल बाग का नेतृत्व कर रहा था मित्र खां। मित्र खां। और इसके साथ में था माधो सिंह। मानसिंह कच्छा जो आगे वाला भाग था उसको हरावल भाग कहा जाता, उसमें सैयद खां और आसफ खां थे। और इसके पीछे वाले भाग जो चंदावल भाग था उसमें मित्र खां और माधो सिंह थे। वहीं यदि अपन बात करें इनके वाम भाग की, क्योंकि इनका लेफ्ट भाग कौन सा होगा, ये वाला, तो वाम पार्श्व। और इनके वाम पार्श्व में एक तो था लूणकरण और एक था गाजी खां। बोलो कौन था, गाजी खां। वहीं यदि इनके दक्षिण भाग की बात करें, दक्षिण पार्श्व, तो दक्षिण पार्श्व में था सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां। तो ये इनके युद्ध की व्यू रचना थी भाई, ध्यान रखना, इनके युद्ध की ये व्यू रचना थी। देखो
महाराणा प्रताप के आगे वाले भाग का हाकिम का सूरी भीम सिंह एवं कृष्णदास चुड़ावत, वहीं पीछे वाले भाग का राणा पूंजा गोपीनाथ जगन्नाथ एवं जैसा। यदि वाम पार्श्व की बात करें तो जाला बिदा एवं जाला मान, इसके साथ मान सिंह सोनकर। वहीं दक्षिण पार्श्व की बात करें तो रामसा, जो कहाँ के थे, ग्वालियर के। इनके साथ इनके 3 पुत्र थे, शालीवान, भगवंत सिंह और प्रताप। इसी प्रकार यदि मान सिंह कछावा के अकबर की सेना का नेतृत्व की बात करें तो इसके वाम पार्श्व में लूणकरण और गाजी खां, हरावल बाग में थे सैयद खां एवं आसफ खां, और चंदावल बाग में थे मित्र खां एवं माधो सिंह। वहीं दक्षिण पार्श्व भाग में था सैयद अहमद खां। अब देखो इस युद्ध में होता क्या है, इस युद्ध में मैंने आपको पहले लिखाया था हाथियों का युद्ध, तो इसमें देखो महाराणा प्रताप के हाथी, तो इसमें प्रताप के हाथी का क्या नाम था, तो ध्यान रखना प्रताप के पास 3 हाथी थे। प्रताप के पास 3 हाथी थे। एक का नाम था राम प्रसाद, एक का नाम था लूणा और एक का नाम था खांडेराव। तो प्रताप की सेना में राम प्रसाद, लूणा एवं खांडेराव 3 हाथी थे भाई। लूणा, खांडेराव। वहीं देखो यदि मुगल सेना में मान सिंह के हाथियों की बात करें तो एक का नाम था गजमुक्त, एक का नाम था गजराज और एक का नाम था रनमदार। एक का नाम क्या था, रनमदार। और मानसिंह कछावा स्वयं जिस हाथी पर बैठा हुआ था, मानसिंह कछावा स्वयं जिस हाथी पर बैठा हुआ था उस हाथी का नाम क्या था, मर्दाना। बोलो क्या नाम था, मर्दाना। मानसिंह कछावा स्वयं जिस हाथी पर बैठा था उसका नाम था मर्दाना। इसके अलावा इनकी जो सेना के अंदर हाथी थे उन हाथियों के नाम क्या था, एक का नाम गजमुक्त, गजराज एवं रनमदार। वहीं प्रताप की सेना में जो हाथी थे उनका नाम था राम प्रसाद, लूणा एवं खांडेराव। ये थी युद्ध वीर की। अब देखो इनके साथ जो आया था बदायूनी, बोलो कौन आया था मान सिंह के साथ, बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। और इस बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा है, इसकी रचना है बदायूनी की, इस बदायूनी की रचना मुंतखब मुंतखत उत त्वारिक। और इस मुंतखब उत त्वारिक में इसने इस हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है गोगुंदा का युद्ध। बोलो क्या युद्ध का है, गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी ने अपनी रचना जो मानसिंह कछावा मुगल सेना के साथ आया था तो हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यादर्शी था। कौन, बदायूनी। जिस बदायूनी की रचना मुंतखत, क्या रचना है, मुंतखत। वापस लिख देता हूं मैं, मुंतखत उत त्वारिक। इस रचना में इस हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा गया है, गोकुंदा का युद्ध। वहीं देखो अबुल फजल ने, बोलो किसने, अबुल फजल ने। इस अबुल फजल की जो रचना उसका नाम है अकबरनामा। और इस अकबरनामा में इस युद्ध को क्या कहा गया है, खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध। देखो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा, अबुल फजल ने। जबकि गोकुंदा का युद्ध किसने कहा है, बदायूनी ने। उसी प्रकार थर्मोपल्ली किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। इन दोनों के बीच में जो ये वाला बाग था, दोनों जहाँ सेनाएं दोनों युद्ध लड़ा था, दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ घमासान हुआ था, वो सारा बाग क्या हो गया था, एक रक्त की तरह बह गया था, रक्त तलाई बन गई थी। इसलिए इसको अभी भी क्या कहा जाता है, रक्त तलाई।
ये जो भाग जहाँ पर दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था, उस भाग को क्या कहा जाता है? रक्त तलाई कहा जाता। तो ये हल्दी घाटी की युद्ध की पूरी भव्य रचना थी। इसमें होता क्या है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है, इस घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। बोलो क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ये चेतक काठियावाड़ नस्ल का था और इस घोड़े का रंग कैसा था? नीला था। तभी तो मैंने शुरुआत में आपको उपाधि लिखाई थी, नीला घोड़ा राजसवार। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो जाता है, तो महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़कर चले जाते हैं। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकुट किसने धारण किया था? जाला बीदा ने। ध्यान। इस युद्ध में महाराणा प्रताप द्वारा युद्ध भूमि छोड़कर जाने के बाद राज मुकुट किसने धारण किया था? जाला बीदा या जाला मान ने धारण किया था। महाराणा प्रताप छोड़कर चलाते बलीचा नामक स्थान पर इस चेतक की मृत्यु हो जाती है और बलीचा नामक राजसमंद में वहीं पर इस चेतक का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। लेकिन महाराणा प्रताप जब युद्ध भूमि छोड़कर जाते हैं तो उसको जाते हुए दो मुगल सैनिकों ने देख लिया था। वो दोनों मुगल सैनिक उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उसको शक्ति सिंह ने देख लिया था। इस महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, जो किसकी ओर था? मुगलों की ओर था। लेकिन अपने भाई के प्रति प्यार उमड़ जाता है और पीछे जाता दोनों मुगल सैनिकों को मार देता है। इस प्रकार से महाराणा प्रताप की जान बचा लेता है वो। अब होता क्या है कि महाराणा प्रताप के इस युद्ध के बारे में, निर्णय के बारे में अपन कोई बात वैसे ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, इसको गोपीनाथ शर्मा ने भी ये निर्णायक युद्ध कहा। लेकिन नवीन इतिहासकार है चंद्रशेखर शर्मा, उस चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार या एनसीईआरटी बुक के अनुसार इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इस युद्ध का वर्णन मेवाड़ की ख्यातों में भी मिलता है। मेवाड़ की ख्यातों में देखो किस प्रकार से मिलता है, आपको सुनाता हूँ। ओ नीला घोड़ा रायसवार मारा मेवाड़ी सरदार, राणा सुन तो ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुन तो ही जाजो जी। अकबर अपने जीवन में किसी से डरता था तो वो केवल और केवल कौन थे? महाराणा प्रताप थे। राणा तारी डकार सुनकर अकबर दूजो जाय, अरे राणा तारी डकार सुनने अकबर दूजो जाय, अरे हल्दी घाटी रंगी खून सू नाड़ो बेतो जाय, के चाली मेवाड़ी तलवार बेग्या खूनारा कंगार, राणा सुन तो ही जाजो जी। इस प्रकार से मेवाड़ की ख्यातियों के अंदर महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया गया। फिर क्या कहते हैं कि ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, वो इस मर्दाना हाथी के ऊपर अपने दोनों पैर रख देता है और महाराणा प्रताप भाला चलाता है। ये मानसिंह कछावा जो ओहदे के पीछे जाकर छुप जाता है। अरे बालो फेंक्यो महाराणा जद ओदो टूट्यो जाय, अरे चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराय, अरे बालो फेंक्यो महाराणा जद ओदो टूट्यो जाय, के रण में घमासान मच जाय, बेरी रण सू भाग्या जाय, राणा सुन तो ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुन तो ही जाजो जी। फिर मैंने बताया था कि जब चेतक ने अपना पैर वापस खींचे थे हाथी से, उस चेतक की सूंड के अंदर जो खंजर लगा था उसे चेतक का पैर कट जाता है और चेतक ये कर्तव्य नहीं कर पाता। इसका पता किसको चलता है? जालाविदा को। तो जालाविदा तुरंत किसके पास जाता है? महाराणा प्रताप के पास जाता है और कहता है कि ये राज मुकुट आप मुझे दे दो और आप युद्ध भूमि छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अभी मेवाड़ के लिए आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी। क्या कहता है कि जालो गयो आकाशा माही पातल लोहे लगाए, अरे जालो गयो आकाशा माही पातल लोहे लगाए, अरे चेतक तनसू भयो किनारो की करतब बरण्यो न जाय, के माने जीबासू नहीं प्यार, माने मरणो है एक बार, राणा सुन तो ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुन तो ही जाजो। फिर मैंने बताया आपको महाराणा प्रताप जो युद्ध भूमि छोड़कर जा रहे थे तो मुगल सैनिकों ने देख लिया था। उन दोनों मुगल सैनिकों को किसने लपकाया था? इस महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने। और शक्ति सिंह उस टाइम किसकी ओर था? मुगलों की ओर ही था। क्या कहते हैं कि शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई पड़ियो पगा में आय, अरे शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई पड़ियो पगा में आय, अरे प्यार चूम गयो गले लूम गयो वचन न मुंडे आय, के दोनों आंसूड़ा ढलकाय बाकी बाहा कुण छुड़वाय, राणा सुन तो ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुन तो ही जाजो जी। इस प्रकार से मेवाड़ की ख्यातों के अंदर इस हल्दी घाटी युद्ध एवं महाराणा प्रताप एवं
मान सिंह के बीच में जो इसका वर्णन इस मेवाड़ के ख्यातों में इस प्रकार से किया गया। तो देखो हल्दी घाटी का पहली चीज क्या ध्यान रखनी, इस ये युद्ध 21 जून 1576 को किसके अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार किस प्रकार का युद्ध, ए निर्णायक, जबकि आदर्शी लाल श्रीवास्तव के अनुसार 18 जून 1576 को। बनास का युद्ध भी कहते हैं, हाथियों का भी कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं। थर्मोपल्ली किसके द्वारा कहा गया, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। वहीं इस युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा है, बदायूनी ने। वहीं इस युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है, अबुल फजल ने। तो ये था अपना महाराणा प्रताप। इसके बाद में अपन कल की क्लास में और चर्चा करेंगे, इसके आगे भी है भी महाराणा प्रताप की एक क्लास और होगी, तो आगे वाली क्लास अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।